अब बात करेंगे संवैधानिक विकास के चरण की, स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। भारत के संवैधानिक विकास का मतलब है कि भारत का संविधान अतीत से लेकर वर्तमान तक कैसे विकसित हुआ। हमने आपको दो हिस्से बताए थे। पहला बताया था ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियमों द्वारा 1773 से लेके 1853 80 वर्ष लगभग चला, और दूसरा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियमों द्वारा 1858 से लेके 1947 यानी का मतलब है 89 से 90 वर्ष तक। 1773 से 1858 कंपनी का शासन। इसमें रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, 1781 का संशोधन अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और इसमें हम चार चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853 पढ़ेंगे। 1858 से 1947 का अधिनियम यानी ताज का शासन। इसमें हम भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे। इसमें पहला भारत परिषद अधिनियम 1858, दूसरा भारत परिषद अधिनियम 1861, तीसरा भारत परिषद अधिनियम 1892, चौथा भारत परिषद अधिनियम 1909। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें दो अन्य कैबिनेट मिशन 1946 और अंतिम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जिसमें हमें आजादी प्राप्त हुई थी। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया, और यदि इसके महत्व की बात करें तो इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसद नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के प्रावधान बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। अब बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। एलिजा इम्फे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश, चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड को अन्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इस अधिनियम के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे। भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल एवं उनकी परिषद के अंदर 4 सदस्य, उनकी परिषद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार यानी कि रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण बढ़ गया, और अब भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया। अब 1783 का संशोधन अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून की निम्नलिखित विशेषता है। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। इस अधिनियम में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के मामले तय करे। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय
न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, आप सभी को पता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए एक ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में बनाया। इस एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। इस एक्ट ने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड नाम से एक अलग निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको हम नियंत्रण बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, इसकी शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार एवं राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया।